नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं इस्लामिक स्टेट। इस्लाम के आधार पर पूरे दुनिया को एक बनाने के लिए शुरू हुआ आईएस। शुरू में तो इसका नाम आईएस था, जो इस्लामिक स्टेट इन सीरिया था, लेकिन अब ये आईएस के तौर पर समस्त दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए चल पड़ा है और इसने घोषित किया है कि अगला निशाना भारत होगा। और भारत में हम तो पहले से कह रहे कि इनके तमाम चेलों ने, साइलेंट सेल ने काम करना शुरू कर दिया है। देश के तमाम राजनेता इनके लिए जमीन बना रहे हैं और मीडिया भी उसमें पीछे नहीं है। ऐसे में हमने तय किया कि अगले 3 दिनों तक बिंदास बोल में शुक्रवार, शनिवार, रविवार हम आपके सामने इसी मुद्दे को लेकर आएंगे और 3 दिन 3 पहलुओं पर आपके सामने आईएस के भारत के प्लान के लिए रखेंगे और आप और हम भी क्या कर सकते हैं यह भी चर्चा करेंगे। आज के पहले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आईएस जब भारत में आ रही है तो हमको भारत के सीमा पर जो सेना खड़ी है उसके कारण सीमा की तो चिंता नहीं है, लेकिन भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, अंतर्गत सुरक्षा के बारे में स्थिति इतनी खराब है कि भयभीत होने लायक है। और जब लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आईएस को जुड़ने के लिए तैयार है, तो ऐसे में क्या भारत की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था आईएस को रोकने में कामयाब होगी? आज 1 घंटे इस पर चर्चा करेंगे। कल करेंगे हम समाज कितना तैयार है और परसों हम चर्चा करेंगे कि गैर मुसलमानों के साथ जो आईएस घिनौना कृत्य करती है और सियाओं के साथ भी घिनौना कृत्य करती है, उनका क्या हाल होगा। आज के मुद्दे पर विस्तार से नजर डालते हैं। सरकार ने आईएसआईएस को भारत में पहले ही बैन कर दिया है, लेकिन आईएस के पास से मिले दस्तावेज में सामने आ गया है कि आईएस का अगला निशाना भारत होने जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले ही सरकार को चेतावनी जारी कर दी थी। भारत में कम से कम 25 लड़के ऐसे हैं जो अभी भी आईएस के लिए लड़ रहे हैं। इनमें से कई मारे जा चुके हैं, तो कुछ आईएस से बाहर आना चाहते थे तो उन्हें भी मार दिया गया। वैसे कश्मीर में आईएस की मौजूदगी पहले ही साबित हो चुकी है। आतंकी याकूब के जनाजे में उमड़ी भीड़ भी इस ओर इशारा कर रही थी। इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने राज्यों की सुरक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाकर कई तरह की एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए खुफिया से लेकर सामाजिक तैयारियों पर चर्चा की गई। भारत सरकार ने आईएस से लड़ने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह तैयार किया है। इसमें पहली रणनीति होगी सोशल मीडिया पर नजर। सोशल मीडिया पर नजर के लिए साइबर पुलिस को सक्रिय कर दिया गया है। साइबर एक्सपर्ट खास तौर से सर्च इंजन पर नजर रखेंगे। यदि कोई व्यक्ति या युवा कट्टरपंथी सोच से जुड़ा हुआ है, किसी कट्टर ट्वीट को रीट्वीट करता है या उसे शेयर करता है, तो उस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। फिर उनके माता पिता को बताया जाएगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। दूसरी रणनीति होगी सामुदायिक व्यवस्था को मजबूत करना। मदरसों और मस्जिदों के बड़े बड़े मौलानाओं और सामाजिक सरपरस्तों को पुलिस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। उन्हें आईएस के करतूत बताए जाएंगे। और तीसरी रणनीति के तहत सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के भगोड़ों को पकड़ेंगे। कश्मीर में अलगाववादियों और अन्य कट्टरपंथियों पर भी नजर रखी जाएगी। सीमा पार के फोन कॉल्स की निगरानी रखी जाएगी। किसी इलाके में नए शख्स और किसी के अचानक रईस होने की सूचना स्थानीय पुलिस केंद्र कोऑर्डिनेशन बोर्ड को दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, जो गुरदासपुर आतंकी हमले में हमारे पुलिसकर्मियों को सहना पड़ा। पुलिस के पास ना तो ऐसे हथियार थे जो आतंकवादियों का सामना कर सके और ना ही उनके पास ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट थे। ऐसे में कैसे हमारे जवान ऑटोमेटिक हथियारों से लैस आतंकवादियों से लोहा ले सकेंगे? तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमको अगले 1 घंटे तक बात करनी है। आप भी हमेशा की तरह बेखौफ होकर अपनी राय को स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके, स्काइप द्वारा वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप पर वीडियो मैसेज भेज के या सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देके दे सकते हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान भी जुड़े रहेंगे। फिलहाल दिल्ली के ट्रैफिक के कारण एक अतिथि हमारे पास पहुंचे, रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं आप इस आईएस के चुनौती को? आईएस का जो आतंक बढ़ रहा है और इनका जो मिशन है,
यह मिशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें पूरी व्यवस्थाएं जो पूरे विश्व में चल रही हैं उसको तोड़ना है और तोड़ के एक नई व्यवस्था बनाना है। और यह धर्म के आधार पर यह व्यवस्था बनाना है, और धर्म के आधार पर यह असहिष्णुता को इंडिकेट करती है, और इसमें और किसी धर्म वालों का कोई स्थान नहीं होता है। अगर ऐसी व्यवस्था है और इसमें खास तौर से जो सुन्नी संप्रदाय के लोग शामिल हैं, तो उनके लिए, तो उनके मजहब के भी लोग जैसे यजीदीस, कुर्दिश, शिया, ये लोग भी उनके दुश्मन हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ा खतरनाक मूवमेंट है जो पूरे विश्व के लिए एक खतरा है, और ख़ास तौर से यह बड़ा खतरा पाकिस्तान के रूट से भारत के लिए यह बहुत ही एक एक्यूट खतरा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ विश्व के लिए, विश्व के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में तो यह बहुत बड़ा खतरा है। और आईएस एक ऐसा डेंजरस मूवमेंट है जो कि खून खराबा, आतंकवाद और सिविल सिटीजन्स, जितना सिविल सोसाइटी है, इसके फाइबर को तोड़ने के लिए ये आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। आईएस क्या है, इसको पहले समझते हैं। आईएस यानी इस्लामिक स्टेट, ये वही आतंकी संगठन है जिससे दुनिया खौफजदा है। वैसे तो इसकी नींव कई साल पहले ही पड़ गई थी, लेकिन जून 2014 में अबू बर अकल बगदादी ने अपने कब्जे वाले इराक और सीरिया को इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया। इस्लामिक राज्य यानी कि खिलाफत। क्या है खिलाफत, कैसे शुरू हुई, खलीफा कौन है, इसके पीछे क्या है इनकी महत्वाकांक्षा, आइए अब इसी पर नजर डालते हैं। बगदादी कहता है कि खिलाफत के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करना दुनिया भर के मुसलमानों की धार्मिक जिम्मेदारी है। बगदादी उसी तरह का दुरूह सपना देख रहा है जो 800 साल पहले खत्म हो गया था। दरअसल आखिरी खिलाफत टर्की का ओटोमन साम्राज्य था। खिलाफत का अरबी में मतलब होता था उत्तराधिकारी। आखिर इनमें ऐसा क्या छुपा है जो दुनिया भर के मुसलमान नामुमकिन से सपने को साकार करने की बात करते हैं। कुरान में इसे न्यायप्रिय शासन के रूप में देखा गया है। पहले आदम और फिर दाऊद सुलेमान को धरती पर पहला खलीफा माना जाता है। सन 623 को पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को खलीफा माना गया। पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद 4 खलीफाओं के युग को इस्लाम के बौद्धिक युग के रूप में माना जाता है। आज इस्लामिक स्टेट उसी की बात करता है, लेकिन धीरे धीरे खलीफा राज कमजोर हो गया और इसके सामने धार्मिक चुनौतियां भी खड़ी हो गई। अब्बासी खलीफाओं के राज का 1258 में बेहद खौफनाक तरीके से अंत हुआ। बगदादी आज की आधुनिक दुनिया में उसी तरह से राज की बात करते थे जिसका हजारों साल पहले दुखद अंत हो गया। आईएस ने बड़ी चालाकी से खिलाफत के इतिहास के उन प्रतीकों का फायदा उठाया जो मुसलमानों को आकर्षित करते हैं। आईएस ने वर्दी और झंडे का रंग इसलिए काला रखा जिससे इस्लाम के स्वर्ण युग की याद आए। खिलाफत युग की बातें करके ही आईएस मुसलमानों को अपनी ओर खींच रहा है। आईएस का मकसद सिर्फ इनकी अपनी कट्टर विचारधारा से है। अगर कोई इसे नहीं मानता तो या तो उसे बलपूर्वक मनवाया जाता है या फिर उसका कत्ल कर दिया जाता है। आज आईएस का खौफनाक चेहरा बच्चियों पर अत्याचार से लेकर सांस्कृतिक धरोहर तक पर देखा जा रहा है। वो हर उस प्रतीक और सभ्यता को नष्ट कर रहा है जो आईएस की विचारधारा से अलग हो। आईएस का सपना दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। क्या कहना है आपको? सुरेश जी मैं रूपचंद बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ सुरेश जी, जिस देश में आज रॉकी शहीद की अंत्येष्टि पे आज आपने देखा होगा किस हालत से हुआ, मतलब कोई भीड़ नहीं थी। जिस देश में आतंकवादी की उस पे अंत्येष्टि में 1 लाख आदमी पहुंच रहे, कलाम देशभक्त राष्ट्रपति की अंत्येष्टि में से ज्यादा आतंकवादी के उसमें पहुंच रहे हो, उस देश में बताइए पुलिस का किस तरीका से, मतलब ये नीति चेंज नहीं होगी जब तक कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी बात आपने कही है। ये उन देशभक्तों को, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उन भारतीयों के लिए आह्वान है कि आखिर एक शहीद जवान की अंत्येष्टि पर उतनी भीड़ नहीं होती जितनी देशद्रोही याकूब के
अंत यात्रा पर होती है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, वो आईएस के लिए आप यानी कि इंडिया को जागरूक करने की बात कर रहे हो, तो पहले मैं बोलता हूँ कि उनको जमात इस्लामा है, तो जमात में यानी कि कोई भी लोग आते हैं उसकी जान पूछ के या अपने पूछपरछ करने जाते हैं तो वो दादागिरी बहुत करते हैं, और इसमें कोई नए नए चेहरे आते हैं तो मालूम नहीं पड़ता वो कि पाकिस्तान का है कि इंडिया का है, वो भी मालूम नहीं पड़ता। पुलिस को कहने जावे तो पुलिस को उनकी कोई तहकीकात करती नहीं है। बिल्कुल, इस विषय पर मैं मिश्रा जी के पास चलता हूं। मिश्रा जी, जिस प्रकार से आईएस यहाँ घुसने के लिए कुछ भी करेगी, पेड़ बैठाने के लिए कुछ भी करेगी, तो जो इस स्कॉलर ने बात कही है कि मुसलमानों में जो जमातें निकलती है एक शहर से दूसरे शहर में, गांव में जाने के लिए, वो भी उनका एक हथियार नहीं हो सकती? क्वेश्चन मैं फिर पूरा सुन नहीं पाया मैं। जो कॉलर ने बात कही कि जो जमातें चलती है मुस्लिम समाज में, एक शहर से दूसरे शहर में धर्म प्रचार के लिए लोग जाते हैं, आईएस उसका बखूबी उपयोग कर सकती है अपने लोगों के प्लांटेशन के लिए, ऐसा इसका कहना है कॉलर का। मैं समझता हूं कि आईएस ऐसा कोई हथकंडा नहीं है जो आईएस इस्तेमाल नहीं करेगी। कोवर्शन, टेररिज्म, कत्लेआम, परसुएशन, ब्राइब और जो बाकी संगठन, बाकी सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी इस्तेमाल करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आईएस हिंदुस्तान को टारगेट बनाती है तो कत्लेआम, टेररिज्म, बस यही दो उसके मकसद होंगे। और एक बात और है, जो लोग ऐसे प्रोन हैं कि आईएस के खलीफत का जो कॉन्सेप्ट है उसको मानने के लिए तैयार हैं, तो वो तो उनके लिए एक बहुत उपजाऊ खेती है और इनका ज़रूर इस्तेमाल करेगी। और ज़रूरत इस बात की है कि सभी लोग जो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वो ये समझ लें कि आईएस किसी का भी नहीं है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो स्वात वैली पाकिस्तान में, जहां पर वो शुरू हुए, जहां से पाकिस्तान की धरती से, वहाँ पर माँ बहनों की, बेटियों का उन्होंने क्या हाल किया था, यह हमारे लिए एक आंख खोलने वाली नज़ीर होनी चाहिए। मलाला यूसुफजई ये सबके सामने, पूरे विश्व के सामने उसका एग्जाम्पल है। वो लड़की सिर्फ शिक्षा के बारे में जोर देती थी और उसका कत्लेआम करने के लिए पूरे आतंकवादी आए। आईएस उससे भी ज्यादा खतरनाक क्या करती है ये हम वीडियो भी लेकर आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं जो सीक्वेंस है आज हिंदुस्तान को समझाना चाहता हूं कि आईएस क्या है, खतरा क्या है, उनके लिए पोटेंशियल क्या है, भारत की पुलिस व्यवस्था उसके लिए कितनी तैयार है, इस दिशा में आज हम आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए हम आपको पहले स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आईएस का निशाना कहाँ है। और हम दावा करते हैं, हम भारत सरकार की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जो हमारे पास जानकारी है, और वो जानकारी आपके सामने हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, भारत का आन बान शान और जिसको हम भारत का सिर कहते हैं, उस जम्मू कश्मीर में हम आपको मैप में दिखाते हैं। पूरा हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर जो भारत का सिर है, उस जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पैमाने पर आज पोटेंशियल आईएस को है, क्योंकि यहां पर भारत सरकार के सारे कानूनों का न चलना एक बड़ा कारण है। दूसरा, यहां पर भारत के अलगाववादियों की सबसे ज्यादा पौध है और वो घाटी का वो क्षेत्र है जहां पर आज आईएस के लिए जमीन बन चुकी है और दिन में 4 बार या 5 नमाजों के बाद यहां पर आईएस के झंडे को फहराया जाता है। उसके बाद का राज्य आता है पंजाब। पंजाब कभी अलगाववाद की भेंट चढ़ चुका है। पंजाब कभी अलगाववाद की भेंट चढ़ चुका है और यहां पर इस्लामिक एक्टिविटी नहीं रही, लेकिन खलिस्तानियों को पूरा समर्थन करने वाले इस्लामिक टेररिस्ट ही थे, यह सब जानते हैं। जिस प्रकार से पंजाब में पिछले दिनों हमला हुआ था, उस हमले की संभावनाओं को देखते हुए यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पंजाब अब आईएस के बड़े पैमाने पर निशाने पर हैं, जो कि कश्मीर के द्वारा मोमेंट बड़े पैमाने पर भारत में नहीं हो सकते वहां की भौगोलिक हालात के कारण। इसलिए पंजाब में पाक सीमा से लगे हुए गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और फरीदकोट,
ये वाले क्षेत्र से सबसे ज़्यादा पैमाने पर घुसपैठ होगी। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश तो आज हिंदुस्तान में आईएस के लिए सबसे ज़्यादा, कश्मीर के बाद अगर महत्वपूर्ण स्टेट होगा तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो हालात है ये उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अलीगढ़ और आजमगढ़ ये क्षेत्र इनके लिए निशाने पर है। यहाँ पर आईएस के साइलेंट सेल खुल चुके हैं। मैं कहूँगा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके बाद आते हैं राजस्थान पर। हिंदुस्तान के शिरोवीरों का ये राज्य अजमेर, भीलवाड़ा, जालोर, कोटा, इतने मध्यवर्ती क्षेत्रों तक आईएस ने अपनी पैठ को बना लिया है और यहाँ पर फैला हुआ लंबा रेगिस्तान इनके लिए बहुत बड़ी आसानी से घुसपैठ का भी एक क्षेत्र बना हुआ है। उसके बाद चलते हैं अगले राज्य पर। राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की यह भूमि जहां पर मुगलों को कभी भी पूरा शासन नहीं करने दिया गया। ऐसे महाराष्ट्र में जो औरंगजेब ने अपने बाप को, अपने बेटे को, अपने भाई को जेल में डाला, किसी को मारा, महाराष्ट्र में जब गया तो महाराष्ट्र की जनता ने उसको दिल्ली तक वापस आने नहीं दिया। ऐसे महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा पैमाने पर इसी मुगलों को फॉलो करने वाले आईएएस की भर्ती हो रही है। सबसे पहले 2 लोगों ने जो आईएएस ज्वाइन किया था वो भी महाराष्ट्र के थे और सबसे ज्यादा संख्या में आईएएस को ज्वाइन करने वाली संख्या आज प्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र में है, क्योंकि पैसे की स्पॉन्सरशिप वहाँ ज़्यादा आसानी से मिलती है। दाऊद का बड़ा नेटवर्क है, पाकिस्तान नज़दीक है और देशद्रोही हरकतें करने वालों के लिए छूट देने वाले सरकारें भी वहाँ पर लंबे समय तक रही हैं। उसमें मुंबई, उस्मानाबाद, अहमदनगर, औरंगाबाद, भिवंडी, नवी मुंबई और पुणे ये इनके केंद्र हैं। हम कर्नाटका की तरफ चलते हैं। बेलगांव, बेंगलोर, गुलबर्गा और हसन क्षेत्र ये इनके निशाने पर हैं। चलते हैं, अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद जो सबसे महत्वपूर्ण शहर आता है, उस शहर ने वैसे ही ओवैसी जैसे देशद्रोही को जन्म दिया है और उसने पूरे देश भर में आईएएस के लिए खुली फौज तैयार करने का प्रत्यक्ष रूप से जो षड्यंत्र चलाया है, इसके लिए आंध्र प्रदेश भी। और आंध्र प्रदेश, आज का आंध्र प्रदेश मैं नहीं कह रहा हूं, पुराना आंध्र प्रदेश। आज अगर मैं आंध्र प्रदेश में से 2 जो राज्य बने हैं उसका वर्गीकरण करूं तो आज नया बना हुआ आंध्र प्रदेश से भी ज्यादा खतरा है तेलंगाना से। इसलिए कि तेलंगाना में जो सरकारें हैं ये सरकार भी इस विषय पर गंभीर नहीं है। उसके बाद अगले राज्य की तरफ चलते, केरला। केरला के ज्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जो आईएएस के लिए एक मुफीद जमीन है। बाकी राज्यों के पास पहले मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी, बाकी राज्य तो मैं लूंगा, लेकिन जितने राज्य मैंने अभी तक लिए और जितने शहरों के नाम लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? आप जिस थ्रेट की बात कर रहे हैं ये बड़ा प्रैक्टिकल है, ये बहुत ये सामने आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी आक्रमण हो रहे हैं आतंकवादियों के भारत में, ये सब स्लीपर सेल से कनेक्टेड हैं। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं रह गया है भारत में जहाँ पर टेररिस्टों के आईएसआई द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ स्लीपर सेल न हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप तो स्टेट कह रहे हैं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि भारत का कोई ऐसा तहसील नहीं है, तहसील और शहर भी नहीं है जहां पर आईएस और आईएसआई या पाकिस्तान और एंटी नेशनल फोर्सेस का स्लीपर सेल न हो। नहीं है। जब बॉम्बे पर अटैक हुआ था 26/11, तो वहां पर भी उनका रिसेप्शन, उनका गाइडेंस, उनको शरण, उनको सुरक्षा और उनको खाना पीना, उनका लॉजिस्टिक्स, ये उनके स्लीपर सेल्स हुआ था। और जो अभी एक आतंकी पकड़ा गया है उधमपुर में, उसने भी ये कहा है कि वो कई दिन पहले भारत के बॉर्डर को क्रॉस किया था और भारत में हो रहा, उसके बाद उन लोगों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और जो गुरदासपुर की घटना हुई है
गुरदासपुर भी 15 किलोमीटर है, जहां पर ये दीनानगर में जहां पर आतंकवाद का, जहां पर आतंकियों ने हमला किया था, 15 किलोमीटर है और 5:30 बजे सुबह उन लोगों ने हमला किया। तो ये नामुमकिन है कि वह रात भर चल के और 5:30 बजे यहाँ पहुँच के और हमला करें। ज़रूरी है, ये आवश्यक है इन लोगों के लिए कि इनका कोई स्लीपर सेल हो, इनका कोई शेल्टर हो, इनका कोई सेफ हेवन हो, या इनकी कोई हाइडिंग, इनका कोई सिक्योर हाइडिंग प्लेस हो। तो इससे अगर हम नाकारा करते हैं तो इसके माने हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को इसके ऊपर ग्लास ओवर कर रहे हैं। हम नजरअंदाज अगर करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान और हम फैक्ट से अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, आंतरिक सुरक्षा भारत के लिए आज के दिन में बॉर्डर सुरक्षा से कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। बिल्कुल। हमारे साथ एडवोकेट शिवाजी राव जाधव भी जुड़ गए हैं। भारत की न्याय व्यवस्था भी क्या आईएस को डील करने में सक्षम है, इस विषय पर उनसे बात करेंगे। लेकिन बचे हुए हिंदुस्तान के नक्शे को दोबारा देख लेते हैं कि आईएस के सॉफ्ट टारगेट, साइलेंट सेल और स्लीपर सेल, मैं 2 थीम के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं। बचे हुए देखते हैं, केरला से शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो भारत का नक्शा हम दिखा रहे हैं, इस नक्शे में यह केरला है जो भारत का सीमावर्ती क्षेत्र है। केरल के ज्यादातर क्षेत्र में आईएस पहले से पैठ बना चुकी है। 6 जिले ऐसे हैं जहां पर लोगों ने अलग देश घोषित किया हुआ है और भारत के कानून का, प्रशासन का वहां पर आज नहीं चलता है। 1 साल पहले पिछले 15 अगस्त को उन्होंने केरला में 6 जिलों में इस्लामिक स्टेट की घोषणा की है। वो स्टेट इस आईएस के साथ जुड़ा भले ही ना हो, लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से इनका मिला जुला है। ये वही राज्य है जहां पर बॉम्ब धमाके का आरोपी देशद्रोही मदनी को बचाने के लिए होली के दिन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित किया जाता है और आतंकवादी को बचाया जाता है। केरल आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला स्टेट, वैसे बीच में ओडिशा, तमिलनाडु भी है, लेकिन उनसे ज़्यादा खतरा हम जो देख रहे हैं वो बंगाल की तरफ है। बंगाल में पाकिस्तान वाले इस्लामिक एक्टिविटीज़ का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये एक तरीके से मायका है और पूरे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मूवमेंट यहाँ से डील किया जाता है। आज यहाँ पर भारतीय लोगों को सेकंड सिटीजन के तौर पर रहना पड़ता है। इतनी ज़्यादा तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठे यहाँ पर घुस चुके हैं और बंगाल बांग्लादेश बन रहा है, ऐसा दावा हम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। इसलिए बंगाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और यही बंगाल है जहाँ पर ब्रिटिशों ने घुसकर हिंदुस्तान में अपना कब्जा किया था। सामरिक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है। अगले राज्य की तरफ चलते हैं। झारखंड छोटा सा स्टेट है, लेकिन इस स्टेट में बंगाल के स्लीपर सेल को छुपने और आंध्र प्रदेश के स्लीपर सेल को छुपने, आसपास के सारे राज्यों के लिए बिहार के भी नक्सलवादियों को छुपने का महत्वपूर्ण ठिकाना है। और यहाँ पर नक्सलवादियों के बहाने होने वाली इलीगल जो आर्म्स एक्टिविटीज़ है, सप्लाई है, उसके द्वारा भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों तक आईएस को शस्त्र साठा उपलब्ध किया जा सकता है और इसलिए झारखंड का भी एक विशेष महत्व है। अगला राज्य बिहार। ये वो बिहार है जहां पर मुंबई के आज़ाद मैदान पर जो अमर जवान ज्योति जल रही है, उसको लात मारकर तोड़ने वाला आतंकवादी बिहार में अरेस्ट हुआ। तो मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस ने और बिहार सरकार ने कहा कि अगर आप हमको पूछे बगैर आतंकवादी को लेके गए तो हम महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी को अरेस्ट करेंगे। ऐसे जिस राज्य की सरकारें अल्पसंख्यक वोटों के लिए तुच्छ राजनीति करती हैं, ये बिहार भी आज नेपाल के साथ सीमावर्ती क्षेत्र में लगा होने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर आईएस के केंद्र में है। भागलपुर, कटिहार, इस प्रकार के क्षेत्र बिहार के आज निशाने पर है। असम, वैसे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही आईएस के निशाने पर है, लेकिन बांग्लादेश से लगी हुई सीमा क्षेत्र सबसे ज़्यादा इसमें निशाने पर आती है। मैं बीडी मिश्रा जी के पास चलता हूं। बीडी मिश्रा जी, हिंदुस्तान का वैसे तो कोई भी क्षेत्र, तहसील और कोई शहर नहीं बचा है जहां पर इनकी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम उन एक्टिविटी का आंकड़ा हिंदुस्तान के सामने दिखा रहे हैं जहां से एक साथ अगर ये हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दे तो हमारे पास बचने की कोई व्यवस्था नहीं है।
कैसे नहीं है? पुलिस के आंकड़े भी हम आपके सामने दिखाएंगे कि भारत के पुलिस और आईएस की अगर हम आपस में तुलना करें तो दोनों की स्थिति क्या है। लेकिन उसके पहले कुछ कॉलर से बात कर लेते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? सर मेरा यही कहना है, आज हम हिंदुस्तान में बस बातें करते रहते हैं, काम कुछ नहीं होता है। आज जरा सा देश पाकिस्तान आज हमारी बिल्कुल ये कर रहा है। आज हम बस बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करने के लिए कोई कुछ नहीं करता। आज पाकिस्तान वाला आज जरा सा आदमी और आज हमको माने औंधे मुंह गिरा के जा रहा है। क्या है ये? बिल्कुल, धन्यवाद। अब हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, दोनों अतिथियों के साथ भी बातचीत होगी और आप भी फोन करके अपनी बात को कह पाएंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं इस्लामिक स्टेट आईएस, जिसने घोषित किया कि अगला निशाना हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान सोया हुआ है। हिंदुस्तान की प्रशासनिक, न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई है, या मैं कहूंगा कि उतनी काबिल मैं एक देशभक्त होते हुए दावा करता हूं कि नहीं है जो आईएस को रोक सके। हमारे हौसले बड़े होने की हम बातें करते हैं, लेकिन यहाँ की तुच्छ और गंदी राजनीति इस हौसलों को कैसे पस्त करती है, यह हम समझते नहीं है। एक कॉलर ने थोड़ी देर पहले कहा कि सीमा पर शहीद होने वाले हमारे एक रॉकी नाम के जवान के अंतिम यात्रा पर कम लोग हैं, देश के राष्ट्रपति के अंतिम यात्रा पर कम लोग हैं, लेकिन याकूब के देशद्रोही के अंतिम यात्रा पर ज्यादा लोग हैं। ऐसा हिंदुस्तान जो देशद्रोहियों को सम्मान देता है, वो देशद्रोही ताकतों को स्वागत करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के अंदर के सीमा के बाहर का जो पाकिस्तान है, हमको उसकी इतनी चिंता नहीं जितनी सीमा के अंदर के पाकिस्तान की है। और ये चिंता आज के इस सबसे मुश्किल घड़ी की सबसे मुश्किल चिंता भी है। हम आपको दिखाते हैं कि आईएस क्या करती है महिलाओं के साथ। हिंदुस्तान की तमाम वो नारी शक्तियां जो नारी के सशक्तिकरण की बात करती हैं, उसको अब नारी की सुरक्षा की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आईएस का सबसे ज्यादा कहर अगर किसी पे ढाएगा तो नारी पे, महिलाओं पे। देखिए कैसे मंडी लगती है नारियों की और कितने रुपए में वो बेचने की बात होती है, खुलेआम स्पीकर लगाकर कैमरे के सामने। देखिए every single day. ليش؟ المسدس تختلف زرق تختلف ابيعك بكلوب كانت عمرها شوف انت لازم نقلبها نقوي يعني نقوي One Yazidi woman was given to 10 Muslim ISIL men. क्या लिखा था? भाषा तो सीरियाई थी, लेकिन उसका हमने ट्रांसलेशन स्क्रीन पर लिखा है। इंग्लिश में भी वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है बड़े पैमाने पर। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा लिबरल होने की बातें करते हैं और हिंदुस्तान को ताना मारते हैं। वो ध्यान रहे, खास करके वो सुंदर महिलाएं जो आईएस के लिए सबसे बड़ा पैसे कमाने का जरिया रहेगी। कैसे नीले आंखों वाली की, काली आंखों वाली की, भूरे आंखों वाली की अलग अलग डॉलर में अलग अलग उम्र के साथ बोली लग रही है, कैमरा लगा के, और वो भी माइक लगा के। कोई कानून नहीं, क्योंकि कानून चलेगा आईएस का। अगर
ऐसा हिंदुस्तान चाहिए तो चुप बैठिए, हाथ पर हाथ धरे रहिए, और अगर ऐसा होने नहीं देना है तो इसके खिलाफ बिंदास बोलिए। एडवोकेट शिवाजी राव के पास चलते हैं। शिवाजी राव जी, भारत का कानून इनको रोकने के लिए कितना सक्षम है? सुरेश जी, एक तो मैं आपसे सहमत हूं कि हमारा हिंदुस्तान सोया हुआ है। ऐसे कोई इंसिडेंट होते हैं तब गंदी राजनीति की जाती है। 26/11 का इंसिडेंट हुआ, काफ़ी टेररिस्ट अटैक हुए, मगर हमने कभी इससे लेसन नहीं लिया। अमेरिका में 9/11 का जब इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आज तक अभी एक भी इंसिडेंट वहां नहीं हुआ। बिल्कुल, पूरी अमेरिका सेफ है। उन्होंने कड़क उपाय ले लिए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में जब कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है, टेररिस्ट अटैक होती है, तभी हमारी नींद खुल जाती है। हमारी पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारी बड़ी इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल सेफ नहीं हैं अभी भी। अभी बॉम्बे ब्लास्ट हुआ 1993 में, उसको 22 साल लगे वो ट्रायल चलाने में। उसमें परसों ही अभी रिसेंटली याकूब मेमन को फांसी की सजा थी, वो जो एग्जीक्यूट हो गई, उसमें बहुत बड़ा पूरा देश में एक बड़ी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट रात को 2-3 बजे उनकी सुनवाई की। सुरेश जी, अपने देश में रूल ऑफ लॉ है। यहाँ कोई भी टेररिस्ट है, रंगे हाथ पकड़ा गया, फिर भी उसको सजा, ट्रायल, फुल फ्लेज जब ट्रायल होता है, एविडेंस पेश किया जाता है, उसके बाद ही सजा होती है। हमारे यहाँ टाडा एक्ट स्पेशल ऐसे केसेस के लिए लाया गया। उसमें टाडा के बाद अपील है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बेल भी बड़ी नहीं होती है। वहाँ एविडेंस जो होता है, तुम्हारा एक्यूज का कन्फेशन भी उनके खिलाफ यूज़ किया जाता है। मगर ऐसा होने के बावजूद भी यहाँ बहुत से ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर आईएस जैसे कानून तोड़ने वाले संगठन को तोड़ने के लिए या उससे हिंदुस्तान बचाने के लिए भारत के न्याय व्यवस्था के पास मजबूत तंत्र नहीं है। एक उसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा। हाँ, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि अभी जो आतंकी पकड़ा गया है और जो वेपन के साथ पकड़ा गया है और जो उस एम्बुश में शामिल था, वो पकड़ा गया है। एक चीज ऐड करता हूं मिश्रा जी, हिंदुस्तान के लोगों को केवल ये न्यूज सुदर्शन ने दिखाई है। भारत के तमाम ऐसे मानवतावादी संगठन, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन्होंने विशेष वीजा लेकर कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजा है, ये प्रूफ लाने के लिए कि वो माइनर लड़का 18 साल का नहीं है, 16 साल से कम है। एप्लीकेशन दिया है वहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि इसको बाल सुधार गृह में रखा जाए, जो पकड़ा गया आतंकवादी, क्योंकि ये माइनर है, ये नाबालिग है, ये बालिग नहीं है, इसलिए इसके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार मत करो। ऐसा कहने वाले लोग जिस देश में हैं, उस देश में आतंकी को रेड कारपेट या दामाद की ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? इसको जब मैंने सुना, कुछ लोग इसको छोटे बच्चे कह के एड्रेस कर रहे थे, और जबकि इसका जो बिहेवियर था, ये हंस रहा था और यह कह रहा था कि मुझे मारने में मजा आता है, हार्ड एंड क्रिमिनल है, और उसको यह हुआ, यह कहा गया। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि इसमें पॉलिटिशियंस और तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन और आगे आएंगे और प्रेसिडेंट को इस बार शायद हजारों के तादाद में सिग्नेचर जाएंगे कि यह माइनर ट्रीट किया जाए। बिल्कुल, और इसके लिए प्रशांत भूषण ने काम पहले शुरू कर दिया है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर आरपी सिंह जी भी जुड़ गए हैं। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये घटना तो कोई भी होती है, वो देश के लिए एक चुनौती है और उसको चुनौती के तौर पे हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हर एक नागरिक को उसमें एकजुट होके सरकार का साथ देना पड़ेगा। हर एक आदमी को एक सिक्योरिटी सिपाही बनना पड़ेगा। जब तक विजिलेंस नहीं है तब तक ये नहीं, लेकिन देखिए, हम आदर्श की बातें कर रहे हैं, वास्तव ऐसा जमीन पर है क्या? नहीं, वास्तव में तो हमें पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे आप?
लेकिन जो गति से वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं, क्या हम उतने गति से हम रक्षा कवच को पैदा भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको स्कूलों में, कॉलेजों में, जगह जगह पर सभाएं करके अगर हम उन लोगों को मतलब सूचित करें कि इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, ये देशद्रोह है, ये धर्म के खिलाफ युद्ध है, ये भारत को सर्वनाश करने का युद्ध है, इसलिए अगर ऐसा हम उठा के कदम चलेंगे तब ये लोगों में जागरूकता आ सकती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस राज्य के कई मुख्यमंत्री ऐसे होंगे, जब आप ये करने के लिए जाएंगे तो कहेंगे नहीं, हमारे राज्य में हम शिक्षा का भगवाकरण नहीं होने देंगे। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपके पास मीडिया आज है, सोशल मीडिया है, आपकी टीवी के चैनल है, जैसे आप जैसे चैनल हैं वो बहुत काम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जागरूकता नहीं हो रही है, मगर हाँ, हमें बहुत बड़े पैमाने पर इसको लेना होगा, बहुत ही गंभीरता से लेना होगा और पूरे देश को शामिल करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो लोग इसका विरोध करते हैं, जो ऐसे टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के खिलाफ हमें ओपिनियन बनाना पड़ेगा, हमें सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने पड़ेंगे, हमें सभाएं करनी पड़ेंगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि इस प्रकार से। मुझे तो लगता है कि हमारा सिग्नेचर देशद्रोही के मुंह पर तमाचा होना चाहिए, किसी कागज पर की मेहनत नहीं करने की जरूरत है अभी, वो तो इनको करने दीजिए, हमारा सिग्नेचर होना चाहिए उसके मुंह पे। उसके लिए के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपका? जय हिंद सुरेश जी। हाँ, मैं वैभव तिवारी बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। हाँ, पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि आपने अभी महिलाओं की नीलामी की बात की, तो मैं इशारा करना चाहूंगा कि अकबरी का पहला शुरू किया हुआ अमीना बाजार था भारतवर्ष में, जिस अकबर को हिंदुस्तानी बहुत बड़ा महान और उदारवादी कहते हैं। वो तो कुछ यहाँ पर पे लोगों की बेवकूफी है और कुछ नासमझी है और कुछ या पद्धति कह लीजिए, शिक्षा पद्धति की लोगों को पता ही नहीं है कि उसकी असलियत क्या थी, कि वो समाज के ऊपर और पूरे भारतवर्ष के ऊपर और ना ही भारतवर्ष के ऊपर पूरी इंसानियत के ऊपर कितना बड़ा धब्बा था। खैर, मैं उसकी बात ना करके मैं कहना चाहूंगा आजकल मॉडर्न आईसिस वैसा ही है जैसे हम लोगों ने भारतवर्ष में मिडीवियल आईसिस 750 एडी से लेकर के 1750 एडी तक झेला है। तो ये आजकल दुनिया की बात ना की जाए तो अच्छा है, क्योंकि जितनी भी खिलाफत मूवमेंट है और जितने भी आईसिस के इस्लाम का परचम लेकर के जो है ये मानवता के खिलाफ जो कर्म करते हैं, इनका सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है हिंदुस्तान। क्योंकि ये लोग पूरी दुनिया से ध्यान हटा करके सबसे पहले भारतवर्ष पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि भारतवर्ष ही वो एक ऐसा देश है जो कि 1000 सालों की गुलामी के बावजूद यहाँ पे हिंदुइज्म अभी भी मेजोरिटी में है, जो कि इन लोगों को खटकता है। और मैं लेकिन ये बचा इसलिए क्योंकि तब जो बच्चों की पैदाइश थी वो दोनों तरफ से समान थी, लेकिन अब जो पिछले एक आधे शतक से जो बच्चों की पैदाइश हिंदुओं की कम हुई है, 2050 में क्या होगा हम सब जानते हैं। मैं उस विषय में पूरी बात नहीं कह पाऊंगा इस आज के कार्यक्रम में, इसलिए आज उसको बाजू में रखते हैं, हम कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए कारण आपके सामने। आईएस के हमले की नींव तैयार भारत में कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जो भारत पर आईएस के हमले की ओर इशारा कर रहे हैं। आईएस के दस्तावेजों से ऐसा खुलासा हो चुका है। भारत के कट्टरपंथी आईएस को अपना सपोर्ट दिखा चुके हैं। भारत के कई लड़ाके आईएस के साथ लड़ रहे हैं। कई पत्रकार आईएस के प्रवक्ता बनने को तैयार हैं। ऐसे में आईएस को हर तरह से भारत में आसानी हो रही है। सीमा सुरक्षा में कई दरार। हमारी प्राकृतिक बनावट ऐसी है जिसमें देश के चप्पे चप्पे की सुरक्षा काफी मुश्किल है। ऐसे में आईएस आसानी से भारत में घुस सकता है। कश्मीर और नेपाल की सीमा से लेकर समुद्री सीमा सबसे बड़े खतरे हैं। भारत की जर्जर आंतरिक सुरक्षा के नाम पर हमारे पास सिर्फ पुलिस है, वो भी बिना तैयारी वाली, जिसके पास ना तो चुस्ती फुर्ती है और ना ही आधुनिक हथियार। ऐसे में कैसे लड़ेंगे हमारे जवान आधुनिक हथियारों से लैस आईएस के आतंकियों से? पुलिस प्रशासन राजनीति से प्रेरित। कई ऐसे स्टेट हैं भारत के जहां आज भी कट्टरपंथी खुलेआम गैर कानूनी धंधों को अंजाम दे रहे हैं। वहां का पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में इन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वैसे ही आईएस के हमले से निपटने को हो सकता है। देश का गृह मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट पर नहीं। देश के गृह मंत्रालय ने खतरा भांपते ही राज्यों के गृह सचिवों की मीटिंग तो बुला ली, मगर उसमें कोई खास उपाय नहीं सुलझा है। आज ऐसे उपायों की जरूरत है जो आतंकियों और आतंकी के आकाओं पर कड़ी कार्रवाई कर सके। पुलिस प्रशासन दूसरे कार्यों में व्यस्त। पुलिस प्रशासन आज वीवीआईपी सुरक्षा में लगा हुआ है, जांचों में फंसा हुआ है, कोर्ट कचहरी में अपराधियों को लाने ले जाने में व्यस्त है या फिर ट्रैफिक व्यवस्था में लगा हुआ है। बाकी कई तरह की उगाही में। ऐसे में कैसे आईएस से लड़ा जाएगा और कैसे उसके खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
आया नहीं मेरा अभी। बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार जी। बोलिए। जगमील सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारा सिस्टम है बिल्कुल फेलियर सिस्टम है। आदमी पकड़ लिया, उसके बाद पुलिस के पास जाने के बाद में सीबीआई का काम है, ना कि मीडिया ही उसको इतना शोर डाल दे कि वो अपना पूरा वहां का सब कुछ संभाल लेते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। शिवाजी राव के पास चलते। शिवाजी राव जी, एक तरफ एक ऐसे लोग हैं जिनके पास बस बटन दबाकर गोली बाहर से निकलने तक जितना टाइम लगता है इतने देर में वो अन्याय करते हैं, और आपकी न्याय व्यवस्था सजा देने में 22 साल लगाती है। कैसे बराबरी होगी? हाँ, सही बात है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट करनी चाहिए जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। नहीं तो टाडा भी तो स्पेशल कोर्ट था ना। एक जज ने ज्वाइंट किया और रिटायरमेंट भी वही हो गई। रिटायरमेंट हो गई, वो भी स्पेशल कोर्ट था। दैट इज ट्रू। जैसे सिंह साहब ने कहा, पब्लिक में अवेयरनेस होना चाहिए। नहीं, मैं आपसे न्याय व्यवस्था की बात चाहूंगा, क्योंकि आप जितनी न्याय व्यवस्था की सच्चाई बोल सकते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हिंदुस्तान को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान जिस सर्वोच्च न्यायालय पर डिपेंड है वो भी कितना लाचार है। हमारी, जैसे मैंने पहले बताया, न्याय व्यवस्था में हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, ये इसमें सब ट्रायल हो जाएगा तभी उसका कन्विक्शन या ये हो सकता है। अभी इस केस में हमने देखा, याकूब मेमन की केस में इतने सारे पब्लिक इंटरेस्ट में पॉलिटिशियंस, सिने स्टार्स वगैरह, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को मर्सी पिटिशन की। वहाँ एक मर्सी पिटिशन 2014 में याकूब मेमन के भाई ने की थी। उसके बाद और पिटिशंस किए, और उनका कहना था कि मर्सी, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मर्सी पिटिशन डिसमिस होने के बाद 14 दिन और मोहलत उनको देनी चाहिए उनके रिलेटिव्स को मिलने के लिए वगैरह, मगर उसके कोई लिमिट होती है उसके इतने। और हम ऐसे देख रहे हैं कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, गंदी राजनीति के लिए ऐसे लोग मीडिया में जाके स्टेटमेंट्स देते हैं। परसों एक रमन जी का एक आर्टिकल आया कि ये याकूब मेमन, उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। रमन उसको ऐसा फैलाया गया था। उनके आर्टिकल में था कि उन्होंने जो पाकिस्तान का जो रोल इसमें था उसको एक्सपोज किया, इसलिए उनको सरकार का माफी का साक्षीदार बनाएंगे, अप्रूवर बनाएंगे, ऐसा ये बात चली थी। मगर ऐसा है कि ट्रायल कोर्ट में जब ट्रायल चला, तब उनके वकील को सारी अपॉर्चुनिटी थी, उनके डिफेंस में उनको जब सज़ा डेथ सेंटेंस दी उसके बाद उसके लिए ये करना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उनको अपॉर्चुनिटी थी। सब ये जो अभी जो बातें ये जो कहते हैं, ये जो पिटिशंस करते हैं, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होते हैं। इसके लिए शायद सुप्रीम कोर्ट ये कोई जजमेंट से ये कर सकते हैं कि भाई एक पिटिशन, मर्सी पिटिशन एक्यूज के बिहाफ पे उसके रिलेटिव ने करने के बाद दूसरी पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगी। बिल्कुल। तो हम आपको भारत की पुलिस और आईएएस में तुलनात्मक कुछ तथ्य भी दिखाते हैं कि इन दोनों में क्या तथ्य है, लेकिन उसके पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये जो पॉलिटिकल लोग जो वहाँ संसद के बाहर इतना हल्ला मचा रहे हैं, अगर ये देश की सुरक्षा में अगर इतना हल्ला मचाएं, अगर देश के नागरिक को एक सशक्त बनाएं अपनी वाणी से, जैसा कि ये देश के खिलाफ भड़का देते हैं लोगों को, तो आज आईएस जैसे आतंकवादी संगठन इस देश में नहीं पनपते। बिल्कुल, धन्यवाद। राजनेता अपनी राजनीति का रोटी सेकने में लगे हुए और उनको देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। हम आपको दिखाते हैं ये बच्चों की भर्ती कैसे हो रही है, देखिए। ये बच्चों की भर्ती, और बच्चों के सामने जब बड़ों को जिंदा जलाया जाता है तो उनके मन को तैयार किया जाता है अगला सैनिक बनने के लिए। उनके मन के अंदर के खौफ को खत्म किया जाता है। दुश्मन के विरुद्ध आग उबालने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। हमने पिछले एपिसोड में दिखाया था कि ये सीरिया या उसके आसपास के देशों में
बच्चों को ह्यूमन बॉम्ब बनने के लिए कैसे प्रेरित किया जाता है, दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए लोग तैयार हो मरने के लिए, ये भाव फैलाया जाता है और यही पौध फिर आतंकवादियों के लिए एक हथियार बनती है। आरपी सिंह जी के पास चलते हैं। आरपी सिंह जी, हिंदुस्तान के भी मीडिया में पड़े हुए लोग कह रहे हैं कि हम आईएस जुड़ने के लिए तैयार है, तो बच्चे तो कई बड़े पैमाने पर तैयार होंगे। पहले तो एक मैं पॉइंट थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं, जो एडवोकेट साहब ने अभी कहा सुप्रीम कोर्ट के, हमें पूरा अपना कानून, एंटी टेररिस्ट कानून जो बदलना है उसको फोर्स के ही स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, बल्कि न्याय व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने स्टैट्यूट के अंदर हमें बदलाव करना पड़ेगा। कानून ये करना पड़ेगा कि कम से कम 6 महीने के अंदर वो पूरी ट्रायल खत्म हो, उसका कोई मर्सी पिटिशन का कोई जो भी कुछ है जो उसका आवाज़ उठाते हैं उनका समय कोई लिमिट होनी चाहिए, उसके बाद उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पहली बात, अगर कोई डेटेंस नहीं, अगर सजा नहीं है, 20-22 साल के बाद किसी को लटकाया, लोग तो आधे भूल गए हैं, एक नई जनरेशन पैदा हो गई। अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम आईएएस और न्यायपालिका इस विषय पर फोकस कर रहे हैं। अभी मैंने आपको जो सवाल पूछा कि हमने स्क्रीन पर दिखाया कि छोटे बच्चों की फौज कैसी तैयार किया जा रहा है। हिंदुस्तान के पत्रकारिता पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि हम तैयार है प्रवक्ता बनने के लिए, आईएएस ज्वाइन करने के लिए। ऐसे में जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, यह आईएएस के लिए कितना बड़ा रेडीमेड सामान है? देखिए, रेडीमेड सामान तो बिल्कुल है ये, क्योंकि धार्मिक किताबों में लिखा गया है कि ये सब कुछ जायज़ है, आपको करना है। यदि आप करेंगे सब कुछ तो आप सीधा स्वर्ग में जाएंगे, आपको जन्नत में हूर की परियां मिलेंगी। अगर ऐसा उनका सद्भाव बढ़ा हुआ है, ये कोई कानून का पढ़े लिखे होने का कोई मकसद नहीं है। जिसने भी धर्म की शिक्षा प्राप्त की है उसको ये सब चीज़ें मालूम है। और दूसरा बात यह है कि जब बच्चे होते हैं उनको मोटिवेट करना इंप्रेशनेबल एज में बहुत ही आसान होता है। यदि आप बच्चे के दिमाग में कोई चीज़ डाल देंगे, ज़िंदगी भर नहीं निकलेगी उसके खिलाफ। और यही हो रहा है कि आज मदरसों में, भारत के अंदर भी, और जितने मीडिया के लोग हैं वो चाहे कहीं पर भी पहुंच जाएं, मगर वो लोग जो हैं वो एक प्रेरित है इस भावना से कि हमने अपने देश, अपने धर्म के लिए मरना है, हमने काफिरों को मारना है। उसका मकसद यही है सिर्फ। बिल्कुल। परिणाम क्या होगा इन सब चीज़ों का, देखते हैं। हमारे पुलिस जवान आसानी से हथियार डाल देंगे। जब दुश्मन एक बार में 56 फायर झोंक रहा है और हमारी ओर से एक भी बमुश्किल फायर किया जाए तो कैसे हमारे जवान दुश्मन के सामने टिक पाएंगे? ऐसे में अगर हमारे जवानों की फिटनेस कमजोर हो तो वह आतंकियों के लिए और भी सोने पे सुहागा होगा। देश की आंतरिक सुरक्षा में आसानी से छेद हो जाएंगे। हमारे आंतरिक सुरक्षा प्रहरी अगर कमजोर होंगे तो आसानी से आंतरिक सुरक्षा में छेद बन जाएंगे। वैसे भी देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने के लिए पहले ही कई देशद्रोही सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में आतंकी इन देशद्रोहियों के जरिए आसानी से अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं। हमारे घरों पर आईएस का कब्जा हो जाएगा। आईएस सबसे पहले वैचारिक हमलों के जरिए किसी भी समाज पर कब्जा कर रहा है। वो भारत के कई कट्टरपंथियों को अपनी ओर कर भी चुका है। ऐसे में ये कट्टरपंथी हमारे घरों पर आसानी से कब्जा करने का जरिया बन जाएंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा पर आईएस का कब्जा हो जाएगा। आईएस की रणनीति होती है देश की आंतरिक सुरक्षा में छेद ढूंढना। इसके बाद वो देश की आंतरिक सुरक्षा पर ही कब्जा जमा लेता है। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा में तो पहले से ही कई छेद हैं। ऐसे में आईएस को आसानी तो होनी ही है। जनता में कानून का नहीं, आईएस का खौफ होगा। हमारे देश में कानून का खौफ वैसे तो गरीब और कमजोर वर्गों में है। कट्टरपंथी और अपराधी तो अभी भी कानून से नहीं डरते। ऐसे में आईएस अपराधियों का सहारा लेकर समाज में आसानी से खौफ पैदा कर सकेगा। आज हम पुलिस और आईएएस की तैयारी की बात करें, प्रशासन कानून की तैयारी की बात करें। हम दिखाते हैं पुलिस और आईएएस कंपैरेटिवली क्या है। भारतीय पुलिस के कई जवान शारीरिक तौर पर फिट नहीं है। आईएएस के आतंकी को शारीरिक तौर पर फिट रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय पुलिस के पास आधुनिक हथियारों की कमी है। हथियार के नाम पर केवल डंडा पकड़ा दिया जाता है, जबकि आईएएस के आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। भारतीय पुलिस के पास आज भी सालों पुरानी जंग लगी बंदूकें होती हैं। आतंकियों ने अब रासायनिक हथियार भी हासिल कर लिया है। भारतीय पुलिस के पास जो बंदूकें हैं उनमें से केवल एक गोली ही निकलती है, या कभी कभी वो बंदूकें भी समय पर काम नहीं करती। आतंकी AK-47 जैसे हथियार और कई मिसाइल लेकर तबाही करते हैं। आतंकियों को दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस के जवानों का छोटे से टीले पर चढ़ना मुश्किल है। आतंकियों को मानसिक तौर पर भी मजबूत किया जाता है, जिससे पकड़े जाने पर वो आसानी से पुलिस को गुमराह कर सके।
उधर भारतीय पुलिस सुरक्षा के बजाय दूसरे कई चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। बीडी मिश्रा जी के पास चलते। बीडी मिश्रा जी, भारतीय पुलिस केवल उन फिल्मों में भागती और दौड़ती हुई दिखती है किसी आरोपी के पीछे, जहां पर हीरो पुलिस वाला दिखाया जाता है। वास्तव में तो उसको 100 कदम पर भागकर भी नहीं पकड़ सकती। कैसे लड़ेंगे? जो देखने वाली बात है वो ये है कि जो आतंकी संगठन है उसका जो लीडर है वो ये चाहता है कि हमको बाई फोर्स पूरी दुनिया को जीतना है, और उसके लिए वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट मोटिवेशन, बेस्ट फिजिकल फिटनेस और रूथलेस एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करता है। हमारे यहाँ पुलिस का कंट्रोल पॉलिटिशियंस करते हैं, और हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, और ये ऑन पर्पस चाहते हैं कि पुलिस एक डोमेस्टिकेटेड फोर्स रहे और ये आतंकवादियों का सामना करने के लिए न काबिल हो, क्योंकि जब डोमेस्टिकेटेड रहेगी तो ये वीआईपीज का ट्रीटमेंट करेगी। आपको शायद मालूम होगा कि भारत में जितने भी वीआईपीज हैं वो एक स्टेटस सिंबल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसमैन लाते हैं और उनको हर तरीके के यूनिफॉर्म पहनाते हैं और हर पर कमांडो का बिल्ला लगवा देते हैं, और ये जितने लोग हैं ये वीआईपीज के घर पर जाके वहाँ उनको चाय भी देते हैं, उनके गुसल खाने की तैयारी भी करते हैं। और इसी के साथ साथ आज का एसपी जब पुलिस स्टेशन जब अपने ऑफिस में आता है तो सबसे पहले यह कहता है कि आज हमारे क्षेत्र में कौन सा वीआईपी मूवमेंट है। सबसे पहला काम उसका होता है। दूसरा काम होता है कितनी वसूली हुई है। तो ये हमारी देश की पुलिस है। मैं दोनों अतिथि के पास जाऊंगा। रक्षा विशेषज्ञ आरपी सिंह जी, उपाय के दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय आप क्या बताएंगे? मोटिवेशन ऑफ द फोर्सेस, मोटिवेशन ऑफ द कंट्री। यूथ का मोटिवेशन होना चाहिए, पूरे जनता का मोटिवेशन होना चाहिए, और जो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जब तक नहीं मिलेगी लोगों को तब तक ये बात ऐसी ही चलती रहेगी। शिवाजी राव जी, आपके हिसाब से महत्वपूर्ण एक उपाय? महत्वपूर्ण एक तो न्याय व्यवस्था में टाइम लिमिट करना चाहिए ऐसे केसेस के बारे में, और जनरल सिक्योरिटी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ हमारे 5 स्टार होटल्स है, मॉल्स है, बिल्कुल सेफ नहीं है। वहाँ पर जब गाड़ी हमारी जाती है, कार जाती है, सिर्फ बॉनेट खोल के 1 सेकंड वो गार्ड देखता है, अगर ड्राइवर की सीट के नीचे बॉम्ब रखा है उसको वो पता नहीं चलता। इसलिए हमें सिक्योरिटी मेजर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट उसके लिए खर्च करना चाहिए। एटलीस्ट पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, बड़े बड़े मॉल्स और जहाँ जहाँ ऐसे सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर कंप्लीट गाड़ी एक्सरे होनी चाहिए। इसके लिए हमें, और ये क्यों हो रहा है ऐसे कासाब पाकिस्तान में या हमारे इंडिया में ऐसे जो टेररिस्ट क्यों पैदा हो रहे हैं, उसकी जड़ तक हमें जाना पड़ेगा। हमें उनको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, और जब तक हमारे देश के जो नागरिक हैं जब उनको कोऑपरेशन होता है तभी ऐसे टेररिस्ट एक्ट होते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में एक लाइन में उपाय हमारे यहाँ हमारे लोकल्स, हमारे देशवासियों को खुद रियलाइज करना, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है रियलाइज करना होगा कि खतरा है, हमें किसी को भी कोऑपरेट करना नहीं है। बीडी मिश्रा जी, एक उपाय? वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कंट्रोल पूरा भारत में कोई भी तंत्र हो इसका कंट्रोल पॉलिटिशियंस करते हैं, और जब तक वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगे भारत में खतरा क्रमशः बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आप तीनों का आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला और इस कार्यक्रम में आए। मैं आपके करोड़ों दर्शकों का भी हमारे आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला और इस कार्यक्रम को देखा। आज हमने पुलिस और प्रशासन, न्यायपालिका कितनी तैयार है ये देखा। कल हम देखेंगे आप और हम कितने तैयार है, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है लेकिन हम बिल्कुल ही 0.1% भी तैयार नहीं है, और वो तैयारी कैसे करें उस पर भी देखेंगे, क्योंकि हम बिंदास में कारण, परिणाम और उपाय भी देते हैं, और इसलिए कल उपायों के साथ आईएस के खिलाफ हिंदुस्तान कैसे लड़ेगा इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।